बाम से पत्थर मारने वाले बच्चों को तैयार कर रहा है। ये मंच ऐसे वैचारिक धरातल पर खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो ब्राह्मणवाद के मैकेनिज्म को पहचाने। ब्राह्मणवाद खिचड़ी नहीं है घी डाल के आप खा जाओ। ब्राह्मणवाद कोई गुड़ की डल्ली नहीं है आप पिघलाकर उसे पी जाओगे। 5000 साल आपके छाती पर चढ़ के राज करने का एक्सपीरियंस होल्डर है। ब्राह्मणवाद बेवकूफ नहीं है, आपके सामने घुटने टेक देगा। मुस्लिम माँ बाप के पेट में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूँ। आप जिस माँ बाप के पेट में पैदा हुए इसलिए वो धर्म आपको मिला। लेकिन जब से समझ आई तब से अपने धर्म के साथ इस देश में समता समानता के फुले अम्बेडकरी आंदोलन को अपना समर्पण दिया। ब्राह्मणवाद का जो अत्याचार है उसके खिलाफ लड़ने के लिए केवल मेरा मुसलमान होना काफी नहीं है, संवैधानिक संस्कृति का भारतीय होना जरूरी है, तो ही ब्राह्मणवाद के मैकेनिज्म को तोड़ पाओगे। ब्राह्मणवाद सिस्टम को ही आपके पास में आने नहीं देता। हम जो बोल रहे हैं ये भी तो मीडिया है। सबसे प्रभावशाली अंग कोई होगा समाज में, प्रभावशाली चीज कोई होगी तो मीडिया है। अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सफलतापूर्वक ब्राह्मणवाद से लड़े क्योंकि ब्राह्मणवाद ये सबसे ज्यादा चौकन्ना ऐसा इंस्टीट्यूशन है। जब ब्राह्मणवाद पे खतरा होता है वो इतना फ्लेक्सिबल है, वो कब पगड़ी पहन के सरदार बन जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। जो नहीं राम का वो है हराम का। देश में रहना होगा तो राम नाम लेना होगा। हम भी कहते हैं जो नहीं संविधान का वो हराम का। सम्माननीय इस परिसंवाद के अध्यक्षा और सम्माननीय इंगोले साहब से गुजारिश करूंगा कि वे जो परिसंवाद चल रहा है उसको संदर्भों के साथ 175 पन्नों में किताब के स्वरूप में तैयार करके इसी अधिवेशन के लिए हमने लाया था, लेकिन बेचारी किताब इनॉग्रेशन से लेके अभी तक प्रकाशन के लिए तरस रही है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप उसका प्रकाशन कर दीजिए, बाद में मेरा स्पीच डिलीवर करूं। फुले शाहू आम्बेडकर का ब्राह्मणी राष्ट्रवाद से संघर्ष, बुद्ध से लेकर 2014 तक क्रांति कैसी हुई, हम पराजित कैसे हुए, इन सारे विषयों को मैंने उसमें रखा है। और उसका प्रकाशन बामसेफ जैसे ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखने वाले संगठन के 42वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हो रहा है। ये मैं अपने लिए फख्र की बात महसूस करता हूं और ये भी महसूस करता हूं कि फुले शाहू आम्बेडकरी आंदोलन को 30 सालों से जो हम चला रहे हैं, इसको मुस्लिम समाज में ले जाने के लिए हमने काफी जद्दोजहद की। 41 किताब है, 41वीं किताब है हमारी। राजा था, लहरी था, कभी भी निर्णय दे देता। सुबह उठने के बाद चाय पीते पीते, दोपहर में खाना खाते खाते, शाम को या जब लहर आती तो 8 बजे भी डिसीजन दे देता, रात में 12 बजे भी डिसीजन दे देता। उसके लहरीपन को 2 व्यापारी भांप गए और 2 व्यापारी राजा के पास में पहुंचे और कहते हैं कि राजा, तुम्हें विश्वगुरु बनाने का मंत्र तो हमारे पास में है। राजा कहता है अच्छा कैसे? तो बोले एक वस्त्र हमने बनाया है, उसको अगर आप पहन लो तो आप विश्वगुरु हो सकते हो। अब राजा विश्वगुरु बनने के लिए लालची था तो कहा कि ठीक है बनाओ वस्त्र, क्या लगता है। दोनों व्यापारियों ने कहा कि हमें जमीन लगेगी। बुलाया मंत्री को और कहा कि जितनी जमीन चाहिए दे दीजिए। और क्या लगेगा? बोले पैसा लगेगा। वित्त मंत्री को बुलाया और कहा कि पैसा भी दे दो। कितना समय लगेगा वस्त्र बनाने में? कहा कि 2 महीने लगेगा। 2 महीने के बाद राजा पहुंचा और कहा कि वस्त्र बन गए। उन व्यापारियों ने कहा कि हाँ वस्त्र तो बन गए महाराज, आपको पहनना पड़ेगा, लेकिन पहनते वक्त हम शुद्ध मंत्रों का उच्चार करेंगे और उसके बाद आपको पवित्र करके ये वस्त्र पहनाएंगे और पहनते ही आप विश्वगुरु हो जाओगे। अच्छा, जब उसे वस्त्र पहनाने की पारी आई तो दोनों व्यापारी ने कहा कि एक शर्त है, आपको पूरे कपड़े उतारने पड़ेंगे चड्डी बनियान के साथ। राजा ने कहा हाँ हाँ। बोले ये शर्त है। राजा ने वो किया, पूरा नंगा हो गया। व्यापारियों ने वो वस्त्र पहनाया मंत्रों के साथ और कहे कि महाराज अब ये वस्त्र का दैदीप्यमान प्रभाव देखिए कि आप विश्व में गुरु के नाम से पहचाने जाएंगे। राजा ने देखा तो खुद को नंगा पाता है, तो दोनों व्यापारी को पूछता है कि अरे मैं तो नंगा दिख रहा हूं। व्यापारी कहते हैं जो बेईमान होगा, जो हरामखोर होगा, जिसने हत्याएं की होगी, जो कमीना होगा, जिसने जुल्म किया होगा, उसे ये वस्त्र दिखाई नहीं देंगे। जो ईमानदार होगा, जो न्यायपूर्ण होगा, उसे ये वस्त्र दिखाई देंगे। राजा कहता है अरे वाह वाह वाह, कितने अच्छे वस्त्र है, बहुत अच्छे वस्त्र है। व्यापारी दोनों कहते हैं, अब ये दोनों व्यापारी का संबंध अडानी और अंबानी से नहीं लगाना आपने, ये कहानी है। तो दोनों व्यापारी कहते हैं कि महाराज
अब विश्वगुरु को तो पूरे गांव में निकल जाना चाहिए, अपने राजमहल में जाके मंत्रियों को भी दिखाना चाहिए कि आप तो विश्वगुरु बन गए। महाराज को बोलते हैं कि पहले मुनादी करवा दो कि ये जो मैंने विश्वगुरु के कपड़े पहने हैं ये उसे नहीं दिखाई देंगे जो भ्रष्ट है, जो हरामखोर है, जो जुल्म करता है, जो मानवता के विरोध में है, जिसने हिंसा की है, जो पूरे क्या पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर रहा है, उसे ये वस्त्र नहीं दिखाई देंगे। अब महाराज पहुंचते हैं जैसे ही अपने दरबार में, सारे मंत्री कहते हैं कि वाह वाह महाराज कितना बढ़िया ड्रेस है। क्योंकि अगर कह दे कि नंगे हो तो महाराज की मुनादी रहती है कि जिसे ये वस्त्र दिखाई नहीं देंगे उसे हम पनिशमेंट करेंगे, उसे सजा देंगे, उसे राज से निकाल देंगे। तो सारे मंत्री कहते हैं कि महाराज कितना अच्छा वस्त्र है। मंत्री कहते हैं कि महाराज चलो अपने राज्य का एक दौरा भी निकाला जाए। तो महाराज के साथ में पूरा मंत्रिमंडल बाहर निकलता है, पूरे दोनों तरफ जनता खड़ी होती है, लेकिन जनता में भी मुनादी कर दी जाती है कि ये वस्त्र उसे ही नहीं दिखाई देंगे जो भ्रष्ट है, जो कमीना है, जो खूनी है, जो अन्यायपूर्ण मानवता को देखता है, उसे महाराज के वस्त्र दिखाई नहीं देंगे। जो ईमानदार है, जो प्रामाणिक है, उसे वस्त्र दिखाई देंगे। पूरी जनता कहती है कि वाह वाह महाराज कितने अच्छे वस्त्र है, और महाराज नंगे निकले हैं पूरे गांव में। भीड़ खड़ी होती है, भीड़ में से एक बच्चा निकलता है और बच्चा देखता है कि ये महाराज तो नंगा आ रहा है, और लोग चिल्ला रहे हैं कि महाराज कितना अच्छा वस्त्र है, आप तो विश्वगुरु हो गए। वो बच्चा सोचता है कि मेरी बहन खड़ी है, मेरी मां खड़ी है, मेरा बाप खड़ा है, और ये महाराज नंगा आ रहा है। उठाता है एक पत्थर और मारता है महाराज को। महाराज का सर फूट जाता है, खून बहता है। बाकी लोग सोचते हैं कि एक बच्चा ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाकी लोग भी पत्थर उठाते हैं और महाराज को मारते हैं। महाराज भाग जाते हैं, मंत्रिमंडल भाग जाता है, राज खालसा हो जाता है। बाम से पत्थर मारने वाले बच्चों को तैयार कर रहा है। ये मंच ऐसे वैचारिक धरातल पर खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो ब्राह्मणवाद के मैकेनिज्म को पहचाने। ब्राह्मणवाद खिचड़ी नहीं है घी डाल के आप खा जाओगे। ब्राह्मणवाद कोई गुड़ की डल्ली नहीं है आप पिघलाकर उसे पी जाओगे। 5000 साल आपके छाती पर चढ़ के राज करने का एक्सपीरियंस होल्डर है। ब्राह्मणवाद बेवकूफ नहीं है, आपके सामने घुटने टेक देगा। ब्राह्मणवाद ने अपने आप में एक मैकेनिज्म बनाया है। उस मैकेनिज्म को, उस सिस्टम को हमें तोड़ते हुए जाना पड़ेगा, और उस सिस्टम को तोड़ने का एक इतिहास भी है। मैं माइनॉरिटी में आता हूं इसलिए हरा कपड़ा पहन के भी आया। थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा दे देना, ये रियायत तो मांगने के लिए। साथियों, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणवाद के मैकेनिज्म के खिलाफ तत्वज्ञान रखा। तत्वज्ञान के साथ में मैकेनिज्म न हो तो ब्राह्मणवाद को तोड़ नहीं सकते। तत्वज्ञान तो रखा समता, समानता, मानवता का। बुद्ध के बाद 218 साल तक मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ। गंभीरता से सुनिएगा। मुस्लिम मां बाप के पेट में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूं। आप जिस मां बाप के पेट में पैदा हुए इसलिए वो धर्म आपको मिला। लेकिन जब से समझ आई तब से अपने धर्म के साथ इस देश में समता समानता के फुले आंबेडकरी आंदोलन को अपना समर्पण दिया, और आज अपने अस्तित्व के साथ में एक भारतीय करके खड़े रहने का मैकेनिज्म मुझे तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के आंदोलन तक मिलता है। एक भारतीय करके खड़े होना बड़ी बात है। मुसलमान तो मुझे पैदाइशी मिला है, लेकिन इस समाज में जो संघर्ष है, इस समाज में ब्राह्मणवाद का जो अत्याचार है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए केवल मेरा मुसलमान होना काफी नहीं है। और यही तो आज का विषय है। केवल बौद्ध होना काफी नहीं है, केवल ईसाई होना काफी नहीं है, केवल सिख होना काफी नहीं है, केवल अर्जक हो जाना काफी नहीं है, केवल आदिवासी हो जाना काफी नहीं है। इन सब के साथ में संवैधानिक संस्कृति का भारतीय होना जरूरी है, तो ही ब्राह्मणवाद के मैकेनिज्म को तोड़ पाओगे। बुद्ध के 218 साल बाद
जब सम्राट अशोक बौद्ध धम्म का स्वीकार करता है तब बौद्ध धम्म के पास में मैकेनिज्म आता है। तो तत्वज्ञान हवा में डालकर नहीं चलता, तत्वज्ञान को एक सिस्टम देना होता है और सिस्टम के लिए राजनीतिक व्यवस्था जरूरी होती है। जैसा ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म अपनाया, बौद्ध धम्म के पास में, उसके तत्वज्ञान के पास में संसाधन आ गए, मिलिट्री आ गया, प्रशासन आ गया, डिपार्टमेंट आ गए, संचालन करने का एक सिस्टम आ गया। ब्राह्मणवाद सिस्टम को ही आपके पास में आने नहीं देता। क्या स्थिति है आज 2014 के बाद? संविधान प्रजातंत्र को देता है, लेकिन प्रजातंत्र को संविधान नहीं चलाता। मेरे बातों को ध्यान दीजिए, संविधान प्रजातंत्र को देता है, लेकिन प्रजातंत्र को संविधान नहीं चलाता। प्रजातंत्र को संविधान ने स्थापित की हुई संस्थाएं चलाती है, इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, और इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म ब्राह्मणवाद ने अपने हाथ में रखा है। आप सिलेबस बनाना चाहोगे, सिलेबस की पूरी कमेटी ब्राह्मणों ने अपने चेलो चपाटों को दे रखी है। प्रजातंत्र न्याय व्यवस्था से चलता है, न्याय व्यवस्था का सारा सिस्टम ब्राह्मणवाद ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। कल्चर इज इंपॉर्टेंट। भारतीयता का कल्चर डेवलप होगा जिस कल्चरल डिपार्टमेंट से, उस इंस्टीट्यूशन का पूरा कब्जा ब्राह्मणवाद ने अपने हाथ पास में रखा है। जो मीडिया है, जो मानसिकता बनाती है लोगों की, सबसे ताकतवर होता है। हम जो बोल रहे हैं ये भी तो मीडिया है। सबसे प्रभावशाली अंग कोई होगा समाज में, प्रभावशाली चीज कोई होगी तो वो मीडिया है। मीडिया प्रजातंत्र की आत्मा होती है ब्राह्मणवाद के हाथ में। इसलिए मैंने कहा कि केवल संविधान प्रजातंत्र का ढांचा खींचता है, लेकिन प्रजातंत्र को चलाने के लिए जो संस्थाएं मैकेनिज्म के रूप में काम करती है, उस पर ब्राह्मणवाद का कब्जा है। और जब तक ये हम नहीं छीनेंगे, तब तक प्रजातंत्र को इंप्लीमेंट करने के इंस्टीट्यूशंस के हथियार हमारे पास में नहीं आएंगे। वाम से वो काम कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करने की तैयारी करो। अपना मीडिया हमने बनाया, हमने अपनी किताबें निकाली, हमने अपने वक्ता पैदा किए, हम पाई पाई जोड़कर अपने बैंक्स बनवा रहे हैं। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जब महात्मा फुले खड़े हुए तब सैकड़ा एक आदमी हमारा प्रशासन में दिखता था। जब महात्मा फुले खड़े हुए तब सैकड़ा एक बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा मिल जाए तो मिलता था। जब बाबा साहब खड़े हुए तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे। सैकड़ा एक मिल जाए, अकेला फुले ब्राह्मणवाद से लड़ गया। अकेले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर सफलतापूर्वक ब्राह्मणवाद से लड़े। मैं सम्माननीय आपसे सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि मार्क्स पराजित हो गया, आपने कहा कि बुद्ध पराजित हो गया, आपने कहा कि आंबेडकर पराजित हो गया, आपने कहा कि फुले पराजित हो गया। नहीं, आप अपनी इस मंच पर बैठी हुई अवस्था से देख सकते हैं कि हम पराजित नहीं हुए हैं, हम बराबरी में मुकाबला कर रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद से पराजित नहीं हुए हैं, हम बराबरी में मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मणवाद ये सबसे ज्यादा चौकन्ना ऐसा इंस्टीट्यूशन है, 5000 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे ही सम्राट अशोक के धर्मांतरण के बाद बौद्धिज्म के पास में मैकेनिज्म आया, पहली बार ब्राह्मणवाद ने मैकेनिज्म पे हमला बोला। मैं शॉर्ट में लेते चलूंगा। कैसे? सम्राट अशोक के अंतिम काल में ही 70% विहारों का कब्जा ब्राह्मणों से श्रामणेर बने भंतों के हाथ में चला गया था। किताब में रेफरेंस है हमारी, पढ़ लीजिएगा। और किसका रेफरेंस है? स्वामी महाथेरो, जो लाहौर के हाई कोर्ट में बहुत बड़े वकील थे, बाद में भंते बने। और स्वामी महाथेरो बर के द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म आपके नेट पर मिल जाएगी, वो किताब है। 4 एडिशंस निकल चुके उसके, प्रमाणों के साथ में। फाहियान आया था आपका चीन से। चीन से जब फाहियान आया तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है कि मैं जिस गांव में पहुंचा वहां पे ब्राह्मण से श्रामणेर बना एक बौद्ध भंते आया हुआ था, जिसका प्रवचन शुरू था। राजा आया, उस भंते ने, जो ब्राह्मण से भंते बना है, राजा को बैठने की इजाजत नहीं दी। और जब प्रवचन खत्म हुआ
तब राजा से मिला नहीं, राजा जाकर मिला, और जब राजा से हस्तांदोलन हुआ, राजा चला गया, तो फाहियान खुद लिखता है कि इस ब्राह्मण से श्रामणेर बने भंते ने अभंग स्नान किया। राजा के स्पर्श से खुद को अपवित्र हो जाने के लिए अपने को दोषी माना और पवित्रता के लिए उसने अभंग स्नान किया। क्या एक ब्राह्मण बुद्धिस्ट बन जाए तो अपनी मानसिकता छोड़ सकता है? एक भंते मौलाना बन जाए तो क्या अपनी मानसिकता छोड़ सकता है? बोलिए। एक ब्राह्मण सिख बन जाए तो क्या वो अपनी मानसिकता छोड़ सकता है? एक भंता एक ब्राह्मण ईसाई पादरी बन जाए तो क्या वो अपनी मानसिकता छोड़ सकता है? भारत के माइनॉरिटी के सारे रिलीजन का बेस समता है, तुम्हारे में विषमता आई कहां से? इसकी ये जड़ है। जब ब्राह्मणवाद पे खतरा होता है, वो इतना फ्लेक्सिबल है, वो कब पगड़ी पहन के सरदार बन जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। और ब्राह्मणवाद इतना फ्लेक्सिबल है कि कब उसे खतरा महसूस हुआ तो कलमा पढ़ के दाढ़ी बना बढ़ाकर मुसलमान बन जाएगा, पता नहीं चलता। और इसीलिए तो 700 साल तक, एक दो नहीं, कितने साल तक? 700 साल तक इस देश पे मुगलों का, तुर्कों का राज रहा। 700 साल में एक भी शंकराचार्य, एक भी धर्मगुरु, ये हिंदू राष्ट्र है, मुगल चले जाओ, ये आवाज नहीं उठाता है। लड़की देख के ससरा बन जाता है। समझे आप बुद्धिज्म का मैकेनिज्म? तो क्या किया? मैकेनिज्म के अंदर घुसता है ब्राह्मणवाद, महाराज बन के आ जाता है, पंच प्यारे बन के आ जाता है, मौलाना बन के आ जाता है, सबसे अच्छा बुद्धिस्ट बन के भी आ जाता है। और जब पूरी तरह घुल मिल जाए तो तुम्हारा तख्ता कैसे पलट देगा ये तुम्हें ही पता नहीं चलता है। 2014 में ऐसे ही तो पलटाया। बाबा साहब ने संविधान दिया, सारे अधिकार दे दिए, मतदान से सरकार बिठाने का अधिकार दे दिया। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं था हमारे पास, डरने की बात नहीं है। आज आईएएस ऑफिसर है हमारे पास, आज आईपीएस ऑफिसर है हमारे पास। हम गढ़चिरौली में पैदा हुए, बारिश होती थी तो 8 महीने तक पूरे महाराष्ट्र से हमारा संपर्क नहीं रहता था। तब 2 ही अस्पताल थे जहां पे हमें इलाज के लिए कुछ न कुछ दवाइयां मिलती थी, और दोनों ही ईसाइयों के बनाए हुए थे। डॉक्टर नहीं थे, आज सैकड़ों डॉक्टर है हमारे पास। हमें पढ़ाई के लिए मनाही थी, आज सैकड़ों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है हमारे पास। कल हमें व्यापार के लिए मनाही थी, आज बैंक है हमारे पास। कल हम अपना घर नहीं बना सकते थे, आज सैकड़ों इंजीनियर्स है हमारे पास। हमें नर्वस होने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आंबेडकरिस्ट लोग या आंदोलन के लोग नर्वस नहीं होते। सारी फौज है हमारे पास। सिर्फ ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को इस मैकेनिज्म को तोड़ने का सिस्टम पढ़ाना पड़ेगा। मैकेनिज्म को तोड़ने का सिस्टम। और मैकेनिज्म तोड़ने के लिए प्रैक्टिकल मूवमेंट जरूरी होता है, वो शब्दों से नहीं होता है। तो सम्राट अशोक के अंतिम काल में ब्राह्मण घुसे, और हैवेल की बहुत बड़ी किताब है बुद्धिज्म पर, उसे पढ़ लीजिएगा। उसमें रेफरेंस के साथ लिखता है कि ब्राह्मण बुद्धिज्म में क्यों घुसे। तो वो कहता है कि सम्राट अशोक ने राजकीय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बुद्ध के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रसार प्रचार के लिए विहारों को बड़ी बड़ी जमीनें दी थी और बहुत बड़ा राजकोष दिया था। ब्राह्मण श्रामणेर बन के उन विहारों के जमीनों पर और वहां मिलने वाले कोष पर कब्जा करने के लिए भंते बना। और आगे वो कहते हैं कि कैसे तोड़ा। इसके पहले परिसंवाद में मैं बैठा हुआ तो एक आदमी ने वो उल्लेख करके गया। हावेल कहता है सबसे बड़ा, अगर बुद्धिज्म को ब्राह्मणवाद ने खोखला किया होगा तो जब खुद श्रामणेर बना और 70% विहारों पे, बड़े बड़े विहारों पे कब्जा कर लिया, तब खुद गुरु बनकर, भंते बनकर
बुद्ध का मानवतावाद नहीं, बुद्ध का विज्ञानवाद नहीं, दैववाद पढ़ाना शुरू किया और बुद्ध के मूर्ति इतना स्तोम किया कि बुद्ध का नैतिकता पे चलने वाला धर्म तो अलग रह गया, बुद्ध को भी देव बनाकर मूर्ति पूजा का एक सब ऑर्डिनेंस बनाकर रख दिया। सोच लीजिएगा किस तरह से बचाव करना है अपने आप को। मराठा सेवा संघ ने बनाया मराठा सेवा संघ, हम लोग उसके साक्षीदार हैं। चिंतन हुआ इस बात पे और मराठा सेवा संघ ने पहला ही रिजोल्यूशन पास किया कि 2000 साल तक मराठा सेवा संघ का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी ब्राह्मण नहीं बन सकता। हमारे महाराष्ट्र में अपने मैकेनिज्म को अगर तंदुरुस्त रखना हो तो फंगस से बचाना पड़ेगा, वरना फंगस पूरा खा जाएगा। बात समझ लीजिएगा। अब वहां से हम निकलते हैं आगे तो बृहदत्त तक चले आते हैं। बृहदत्त की हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग करवा देता है। मगध की गादी पर बैठकर पुष्यमित्र शुंग क्या घोषणा देता है? यौमे श्रमण शिरोदेहति तस्या ही सत्सा दिनार दास्यामि। एक बुद्ध का सर कलम करके जो लाएगा उसे मैं 100 दिनार 100 मुद्राएं दूंगा। कितनी हत्याएं हुई होगी आपकी? 2014 के बाद जो सत्ता आई है वो तो कहते हैं जो नहीं राम का वो है हराम का। इस देश में रहना होगा तो राम नाम लेना होगा। हम भी कहते हैं जो नहीं संविधान का वो हराम का। हम भी कहते हैं इस देश में रहना होगा तो संविधान की जय कहना होगा। हमें बराबरी में जवाब देना होगा, लेकिन संविधान के दायरे में, क्योंकि हम प्रजातंत्र को मानने वाले लोग हैं। हमें बराबरी के नारे गढ़ने होंगे। आपने मूल निवासी का जो शब्द गढ़ा है मैं समझता हूं वो ऐतिहासिक है। बुद्ध ने बहुजन सुखाय बहुजन हिताय कहा था। वर्तमान में सारे बहुजन बीजेपी के मेंबर बने बैठे हैं। गंभीरता से सोचिएगा। आरएसएस के बड़े बड़े बहुजनवादी लोग सदस्य बने बैठे हैं। यही नहीं, मोहन भागवत जाकर मौलाना इलियास के साथ मिलकर कहते हैं कि हमारा और मौलाना इलियास का डीएनए एक है। तब हमने कहा ओए गधे, हमारा डीएनए एक नहीं है, हमारा डीएनए अनुसूचित जाति जमाति जनजाति से मिलता है। तब मौलाना इलियास ने कहा कि हमारी 700 साल का राज की विरासत है। तब हमने चीख कर अपने वीडियो में कहा मौलाना तुम्हारी विरासत होगी 700 साल की। मैं औरंगजेब बाबर की औलाद नहीं हूं। मैं समता के लिए मनुवाद के छाती पर पैर रखकर इस्लाम स्वीकार करने वाला इस अनुसूचित जाति जमाती का वंशज हूं। फूले शाहू अंबेडकरी आंदोलनों को एक मंच पर लाने के लिए इस समता की थ्योरी को गढ़ना पड़ेगा और ये मुस्लिमों के दिमाग में उतारना पड़ेगा, ईसाइयों के दिमाग में उतारना पड़ेगा, सिखों के दिमाग में उतारना पड़ेगा। इस्लाम का गठन ब्राह्मणवाद के खिलाफ, सिखों का गठन ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ईसाइयों का आगमन और गठन ब्राह्मणवाद के खिलाफ, बौद्धिज्म का गठन और स्थापना इस्लाम ब्राह्मणवाद के खिलाफ। अरे जब सारी समस्याओं की जड़ ब्राह्मणवाद है तो हम इकट्ठा नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आखिर जीना तो इसी समाज में है ना, व्यापार तो इसी समाज में करना है ना, मस्जिदों में रहकर तो नहीं करोगे। तो देख लो, तुमने ध्यान नहीं दिया तो मेलों में तुम्हें बहिष्कार करने की घोषणा हो रही है मुसलमानों। रहना तो तुम्हें इसी व्यवस्था में है ना। तो देख लो ईसाइयों, आज 300 आपके चर्चेस हेमंत बिस्वा के नेतृत्व में आसाम में ढा दिए गए। रहना तो इसी समाज में है ना। तो देख लो मुसलमानों, 7,500 घर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे बुलडोजर लगा के ढा दिए गए। बाबा साहब पढ़ते और इस आंदोलन में रहते तो इसे रोकने की नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। अगर संविधान को पढ़ते, बाबा साहब को पढ़ते, फुले को पढ़ते तो ये बुलडोजर तुम्हारे सीने पे नहीं आता, क्योंकि बुलडोजर का ऑर्डर जिस विधानसभा को कब्जे में कर ब्राह्मणवाद निकालता है वहां सबको साथ में लेकर तुम बैठते और ये ऑर्डर ही निकलने नहीं देते। तो संविधान और विधानसभा ये मैकेनिज्म का बड़ा हिस्सा है। तो मैंने पहले ही कहा कि ब्राह्मणवाद मैकेनिज्म को अपने कब्जे में करता है। बृहदत्त की हत्या की एक सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं, कौन सा? मगध की मिलिट्री किसकी? बौद्धों की। राजा कौन? बौद्ध। सारे कमांडर्स कौन? बौद्ध। सारे कलेक्टर कौन? पुलिस ऑफिसर कौन तब के? बौद्ध। एक पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त का गला काटता है। मिलिट्री बौद्धों की होने के बाद में भी विद्रोह क्यों नहीं करती? चिंतन का विषय।
यही चिंतन का विषय आज है कि प्रजातंत्र हमारा, सारी फौज भारत के संविधान के तहत, सारी न्याय व्यवस्था संविधान के तहत, लेकिन पूरी व्यवस्था हमारे विरोध में कैसे हुई? यही तो ब्राह्मणिज्म का मैकेनिज्म है कि बृहदत्त के खिलाफ विद्रोह करने से पहले पुष्यमित्र शुंग ने 80% पूरे के पूरे मिलिट्री कमांडरों को बताया था कि तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म है और उसे खत्म करने वाला बौद्ध धर्म है। पढ़ा ढंग से। वर्तमान में यही तो हो रहा है। जिन बहुजनों को कहीं भी जगह नहीं थी, जिन आदिवासियों को कहीं भी जगह नहीं थी, आज भी आदिवासी के चेहरे पर यहाँ की ब्राह्मणवादी संस्कृति पेशाब करती है। और वही उस बाबा साहब को नहीं पड़ता जिसका संविधान एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भी बनाता है। तो नहीं पढ़ोगे तो ब्राह्मणवाद के साथ में मैकेनिज्म की लड़ाई कैसी है ये नहीं समझ पाओगे। सवाल ये है कि बृहदत्त मारता है और मिलिट्री खामोश रहती है। आधी रात में अगर वो घोषित कर दे कि आज से ये हिंदू राष्ट्र होता है, मिलिट्री के कमांडर्स कौन है? मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, सिर्फ आपकी तालियां लेने के लिए खड़ा नहीं हूं। जिस गंभीर को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहां पे बाबरी मस्जिद जिस दिन ढही, उसी दिन इस देश के प्रजातंत्रीय ढांचे पर ब्राह्मणवादी ढांचा हावी हो गया था। मुझे बहुत दुख हुआ था उस वक्त। सम्माननीय मेरे आदर्श रहे हैं काशीराम जी, मैंने 7 सभाएं काशीराम जी के साथ में की है। और यही नहीं, इंसाफ की आंधी करके काशीराम जी ने जो 3500 सीडीज निकाली, दाऊराम रत्नाकर को हीरो बनाकर, उस सीडी में दाऊराम रत्नाकर का रोल ये जावेद पाशा ने किया है। मैं इतना डेडिकेटेड हूं। और अंतिम सांस तक फुले शाहू आंबेडकरी विचारों को डेडिकेटेड रहूंगा। ये कमिटमेंट होता है अपने आप से। लेकिन जिस दिन बसपा की ओर से एक स्टेटमेंट आया कि वहां ना मंदिर बनेगी ना मस्जिद बनेगा, वहां संडास बनेगा, मैं बहुत नर्वस हो गया। इसलिए नर्वस हो गया कि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा संगठन जो संविधान की बात करता है वो न्याय के पक्ष में खड़ा हो, रिजल्ट कुछ भी निकले। वहां खड़ा होना था बसपा ने कि नहीं, जो दस्तावेज हो गए उन दस्तावेजों के तहत ही रिजल्ट हो, चाहे रिजल्ट जो भी हो। आज ना संडास बना, आज हमारे और तुम्हारे छाती पे चढ़कर खंबा गाड़ने वाला संघ का मोन्यूमेंट बन गया, संघ का मुख्यालय बन गया। अभी क्या क्या होने वाला है और देखिए। 2029 उन्होंने टारगेट बांधा है और 2029 तक अगर हम नहीं संभले तो एक बात ध्यान में रखना। नहीं, आवाज बहुत है, आ रहा है ना बराबर? नजदीक जाता हूं तो वो गूंजेगा, इसलिए मैं दूरी रख रहा हूं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। क्या होता है, एक हंसा लूं और 5 मिनट में बंद कर दूं आपको कि किससे सुनना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों आता हूं? आज 3 दिन मेरे 2 प्रोग्राम्स थे, वो कैंसिल करके मैं यहां पर आया, क्योंकि मुझे भी अपडेट रहना पड़ता है। और अपडेट का ये मरकज है, यहां से अपडेट होता है आदमी। 3 दिन मैंने जो सुना तो मैं अपडेट हुआ, मुझे काफी कुछ नया मिला। एक खरगोश जंगल में निकलता है, उसे एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया शराब पीता है बोतल से। खरगोश कहता है, अरे भेड़िए, ये शराब ठीक नहीं है, उससे पेट का कैंसर होता है, लीवर खराब होता है। अरे देख जंगल कितना हरा भरा है, चल मेरे साथ में, रंगी बिरंगी फूल है। वो भेड़िया शराब फेंकता है और चलता है। आगे में दूसरा भेड़िया मिलता है, दूसरा भेड़िया सिगरेट पीते रहता है। खरगोश कहता है कि अरे भेड़िए, सिगरेट पीना गलत है, मुख रोग होता है, गले का कैंसर होता है, फेंक सिगरेट। अरे देख जंगल कितना हरा भरा है, रंगी बिरंगी फूल है, चल मेरे साथ। दोनों भेड़िए जाते हैं, आगे में तीसरा भेड़िया मिलता है, वो तंबाकू खाते रहता है। फिर ये खरगोश कहता है कि अरे भेड़िए, ये तंबाकू खाना गलत है, पेट का कैंसर होता है, इसे फेंक, चल मेरे साथ में। देख हरा भरा जंगल कितना रंगी बिरंगी फूल खिले। तीनों जाते रहते हैं। थोड़े देर पर एक चूहा मिलता है जो कुछ कुरेदते रहता है। खरगोश कहता है चूहे को, अरे चूहे ये कुरेदना छोड़, देख जंगल कितना हरा भरा है, रंग बिरंगी फूल है। चूहा कुछ नहीं सुनता है, कुरेदते रहता है। ये खरगोश दोबारा कहता है तो भी कुछ नहीं सुनता है वो चूहा। तो ये तीनों जो भेड़िए होते हैं वो उस पर चीखते हैं, अबे खरगोश तेरे को समझ में नहीं आता, अबे चूहे तेरे को समझ में नहीं आता, ये खरगोश इतना अच्छा बता रहा है और तू सुन नहीं रहा है, तू कुरेदी जा रहा है। चूहा कहता है, ये खरगोश गांजा पीने के बाद ऐसी बात करता है।
ये 3 बार मेरे को घुमा के लेके आया है। तो ब्राह्मण रूपी खरगोश से बचिए और फुले अंबेडकरी विचारधारा से दहाड़ने वाले शेरों को बराबर सुनिएगा। तो साथियों, अब विषय वहां से और मैं फुले की तरफ आने का रह गया तो चिट्ठी तैयार हो गई। 5 मिनट दीजिए, फुले को भी मैं रख देता हूं प्रॉपरली, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं रहने की वजह से मैं बहुत डेप्थ में बताना चाह रहा था। चलो, मैं 5 मिनट और मुझे दे दीजिए। अंग्रेजों मुगलों का काल आता है। क्या डेवलप किया ब्राह्मणिज्म ने? ब्राह्मणिज्म ने मुगलों को बताया कि हम हिंदू है ही नहीं, हम इस देश के है ही नहीं। फारसी में उनका दिया हुआ शपथ पत्र है। और बादशाह औरंगजेब ने जब जिजिया कर लगाया हिंदुओं पर, तो ब्राह्मण जाके खड़े हो गए और बादशाह को लेटर दिया, वी आर नॉट हिंदू, हम आपकी तरह बाहर से आए हुए हैं, और सत्ता में भागीदारी बने। ये भागीदारी में ब्राह्मणिज्म ने एक मैकेनिज्म बनाया। कौन सा मैकेनिज्म? 3 टकों के भरोसे पे ब्राह्मणवाद नहीं चलता। लड़ाई के एंगल्स को बढ़ाइए। अब कैसे? आरएसएस की स्थापना किसने की? हेडगेवार ने। कब की? 1900। मारवाड़ी समाज के हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 21 लाख रुपए दिए इनको। क्यों? क्यों? ब्राह्मणवाद ने यहां के व्यापारी वर्ग, हिंदू व्यवस्था की अगड़ी जातियां, उनके सत्ताखोर लोग और यहां के उद्योगपति, इनका नेटवर्क बनाया हुआ है। आप 3 टकों को कोसते रहोगे, इसलिए आरएसएस रजिस्ट्रेशन नहीं करता। इसलिए आरएसएस किसी भी अकाउंटेबिलिटी को अपने कानून के दायरे में नहीं लाता। कौन है इनके फाइनेंसर्स? हिंदू समाज के सत्ताखोर अगड़ी जातियां इनके फाइनेंसर है, व्यापारिक जातियां इनके फाइनेंसर है। अब वक्त होता तो आरएसएस का जन्म कैसे हुआ, 25 से पहले इनके पास कितना पैसे आया, ये सारा बात मैं बताता। चलो, मुगलों के काल में इन्होंने सब संभाल लिया। मुगल तो दिल्ली में बैठा हुआ था। गांव का लगान कौन वसूल करता था? गांव का लगान वसूल करने वाला देशपांडे कुलकर्णी यही था। इसका मतलब मुगलों की सारी इंटरनल व्यवस्था किसके हाथ में थी? मुगलों के हाथ में थी। जब कोई भी बाबर रहो या औरंगजेब रहो, जब लड़ाई पे निकलता था तो 2 लोग उसकी आरती उतारते थे। एक मुस्लिम आलिम जो ताबीज बांधता था, और दूसरा पंडित जी जो विजयो भव करके आरती उतारते थे। समझा मैकेनिज्म? तो ब्राह्मणवाद 700 साल तक जिंदा रहा। फिर अंग्रेज आए, बस लेने दीजिए मुझे, अंग्रेज आए 200 साल तक। अब महात्मा फुले कहते हैं कि अंग्रेजों के इंटरनल व्यवस्था में पूरी तरह ब्राह्मण हावी हो गया, क्योंकि ब्राह्मणवाद अपने कब्जे के लिए सबसे बड़ा जो हथियार इस्तेमाल करता है वो है इंफॉर्मेशन को आप तक नहीं पहुंचने देना। और इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचने देने के लिए उसने धार्मिक आदेश निकाला, आपके लिए पढ़ाई बंद। जब पढ़ाई बंद तो आपके लिए इंफॉर्मेशन के सारे दरवाजे बंद। अब जब इंफॉर्मेशन के लिए दरवाजे बंद है तो पढ़ा लिखा कौन रहा? ब्राह्मण। तो मुगलों के सल्तनत में वो हावी, ब्रिटिशों के सल्तनत में वो हावी। पहली बार महात्मा फुले खड़े होते हैं और महात्मा फुले कहते हैं ब्रिटिशों को कि हमें शिक्षा का सार्वत्रिकरण होना, जब तक के शिक्षा का सार्वत्रिकरण नहीं होता है तब तक बहुजन समाज जाग नहीं सकता है। और मुसलमानों, अगर है तो यहां पर अगर सुन रहे हो तो पहली बार महात्मा फुले है जिसने मूल निवासियों की संकल्पना रखी। 1885 में जब कांग्रेस बनी, नेशनल कांग्रेस, पहला मर्द है महात्मा ज्योतिबा फुले जो खड़ा हुआ और कहता है ये नेशनल कैसे हो सकती है। राष्ट्रवाद जिस पर हम अड़े हुए हैं, उस राष्ट्रवाद की पहली परिभाषा महात्मा ज्योतिबा फुले रखते हैं और कहते हैं कि राष्ट्र खड़ा ही नहीं हो सकता। मूड भर लालजी भट्ट और सेठ जी ने मिलकर ये नेशनल कांग्रेस बनाई है। ये नेशनल कैसे हो सकती है? नेशनल तो तभी हो सकता है, महात्मा ज्योतिबा फुले के शब्द सुनिए कि नेशन, राष्ट्र और राष्ट्रीयता तभी खड़े हो सकती है जब उसमें कुंभी माली तेली महार मांग चांबार और आठा पकड़ जातियों का प्रतिनिधित्व और सहभाग होगा, तभी राष्ट्र खड़ा होता है। 1885 में कहते हैं। और जब बाबा साहब तक ये लड़ाई आती है
तो बाबा साहब की लड़ाई किसी एक समाज के लिए बिल्कुल नहीं थी। जो कहते हैं कि अछूतों के लिए थी वो मूर्ख हैं, क्योंकि आज मस्जिदों पे हमले हो जाए, चर्च पर हमले हो जाए, किसी की आइडेंटिटी के ऊपर हमले हो जाए, तो भी न्याय मांगने का दरवाजा आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक खोलने वाला जो दस्तावेज है वो बाबा साहब का संविधान है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बाबा साहब ने एक मैकेनिज्म संविधान में डाला जो ब्राह्मणवाद के मैकेनिज्म को तोड़ता है। अब ये मैकेनिज्म कैसे तोड़ता है? जमीनों का वितरण जो काशीराम जी ने उठाई थी, जो जमीन सरकारी है वो किसकी है? हमारी है। लेकिन काशीराम के उदय तक, स्वतंत्रता के बाद सरकारी जमीनों में से 60% जमीनें ये पूंजीपतियों को बांट दी गई थी और 25 के आते आते सरकारी जमीनों का 75 से 80% हिस्सा बांट दिया गया है सरकारी जमीनों का। तो बाबा साहब ने मैकेनिज्म बनाया। अब उस मैकेनिज्म को मुस्लिमों तक, आदिवासियों तक, सिखों तक, ईसाइयों तक पहुंचाना जरूरी है। धार्मिक आइडेंटिटी की लड़ाई में ब्राह्मणवाद से जीत नहीं सकते। मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं, धार्मिक आइडेंटिटी के लड़ाई में आप ब्राह्मणवाद से जीत नहीं सकते। धार्मिक आइडेंटिटी के साथ में, अगर आपकी धार्मिक आइडेंटिटी आपको समता पर खड़ी करती है, तो उस आइडेंटिटी के साथ में बाबा साहब ने बताए हुए संवैधानिक राष्ट्रीयता, भारतीयता और संस्कृति ही आपको बचा सकती है। यहां पे आपको जात बताने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको धर्म बताने की जरूरत नहीं है। ये विषय का आखिरी टप्पा है। ये विषय का आखिरी टप्पा ऐसा है कि हम बच कैसे सकते हैं। एक बड़ा खेल इन्होंने खेला है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हिंदू धर्म से ब्राह्मणवाद का कोई संबंध नहीं है। इसलिए ब्राह्मणवाद में 550वीं सदी में चालुक्य का राज था, तब सारे बहुजनों के त्योहारों को अपने ग्रंथों में लिखा और कहा कि ये सारे त्योहार ब्राह्मण गुरुओं के अंडर में हैं। इस तरह ब्राह्मणों ने बहुजनों के रिचुअल्स को ब्राह्मणी धर्म का हिस्सा बनाया। बात समझिए, क्योंकि उत्सव प्रिय समाज है हमारा, मेहनत का समाज है। जो मेहनत करता है वो उत्सव को ज्यादा मानता है। मेरे साथियों, मैं जो यहां नहीं बोल पा रहा हूं उसका पूरा डिटेल इस किताब में है। 4 पड़ाव, बुद्ध से लेकर मुगल, मुगल से लेकर ब्रिटिश और ब्रिटिश से लेकर 2025 तक का जूस संदर्भों के साथ इस किताब में लिखा है। जो मैं बोल नहीं पा रहा हूं वो आप पढ़ सकते हैं। आप किताब को लीजिएगा, ऐसी भी गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। जय फुले शाह अम्बेडकर, जय भारत।